की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो DRDO रोल्स रॉयस इंजन डील को लेकर आ रही है, जो कि अगले 2 सालों के अंदर होने वाली है और इंजन बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए बातचीत चल रही है। भारत अपने EMCA स्टिल फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक नए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास इंजन को विकसित करने की योजना पर ब्रिटिश एरोस्पेस इंजन निर्माण रोल्स रॉयस के साथ बातचीत कर रहा है। दोनों कंपनियां अपनी स्थापना के बाद प्रोग्राम के लिए पहले की तकनीकी व्यवहार्यता पर अध्ययन पूरा करने के करीब जा रही हैं। खास करके इस प्रोग्राम के लिए संयुक्त विकास के लिए एक बुनियादी समझ विकसित करना है। भारत पूरी तरह से इस प्रोग्राम का विश्लेषण करेगा और रोल्स रॉयस द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लागत रिपोर्ट भारत को लगभग निवेश करता हुआ देख सकता है। नए इंजन और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए भारत करीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर इंजन टेक्नोलॉजी के एकीकरण के लिए इन्वेस्ट करेगा, जो पहले से ही स्थानीय स्तर पर DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए कई इंडस्ट्रियल पार्टनर्स की पहले ही पहचान हो चुकी है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि उत्पादन में प्रवेश करने पर इंजन का कोई आयातित हिस्सा या सब सिस्टम ना हो। जहां तक बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, यानी कि IP की, जेट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार भारत के पास होगा और रोल्स रॉयस ने अपनी IP अधिकारों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए सहमति भी व्यक्त की है, जो भी इंजन टेक्नोलॉजी में इसे विकसित करने के लिए प्रभारी होगा। रोल्स रॉयस इंजन विकास समझौते में एक भागीदार बनने के लिए वो सहमत हो गया है। रोल्स रॉयस और DRDO एक नए इंजन का सह विकास करेंगे, जो एक साफ स्लेट डिजाइन होगा और किसी भी मौजूदा इंजन पर आधारित नहीं होगा, ताकि बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार के मुद्दे सामने न आए। कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए पहले से ही विकसित तकनीकों में से कुछ का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि उसका नया फैन सेक्शन और फेडिक सिस्टम, लेकिन इस पे नया कोर सेक्शन होगा। इंजन के प्रस्तावित कोर सेक्शन में 20% की वृद्धि की संभावना होगी, जो कि इसके मुख्य भाग में मामूली बदलाव के साथ बढ़ी हुई पीढ़ी में है, जिसे कि भविष्य के लिए विकसित भी किया जाना है। DRDO की योजना भविष्य में सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजन के एक प्रकार को विकसित करने की भी है। DRDO 2040 में स्थानीय स्तर पर बनाए गए इंजनों के साथ तेजस MK2 में F414 इंजनों की अदला बदली करने की योजना भी उसने बना रखी है। इंजन को भारत में रोल्स रॉयस और UK सुविधा में इंजीनियरों की एक टीम की सक्रिय सहायता से विकसित किया जाएगा, लेकिन परीक्षण का अधिकांश हिस्सा इंजन परिसर में किया जाएगा, जो कि DRDO विकसित कर रहा है। इंजन का पूरी तरह से भारत में ही परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए भारत एक फ्लाइंग टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म की खरीद कर सकता है, जो सेवा उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक एयरलाइन जेट हो सकता है। AMCA के एक प्रोटोटाइप को बाद के चरणों में नए इंजन के लिए टेस्ट बेड विमान बनाने के लिए मौजूदा F414 इंजन के साथ जोड़ा जाएगा। योजनाओं में 2019 तक एक फ्लाइंग प्रोटोटाइप इंजन विकसित करने का भी है और अगले 3 वर्षों में सभी उड़ान परीक्षण करेंगे। हालांकि भारत के साथ इंजन को डेवलपमेंट के लिए फ्रांस और अमेरिका ने भी सहमति जताई, लेकिन फ्रांस ज्यादा पैसे मांग रहा है। वहीं हम अमेरिका का विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और खास करके कोर तकनीक है, उसे भारत को देने से मना कर दिया था। उसने केवल स्थानीय लाइसेंस समझौते की पेशकश की थी और यही नहीं, अमेरिका में स्थानीय एरोस्पेस इंजन निर्माता पैट एंड विटनी ने भारत सरकार से सीधी बातचीत करना चाहती थी और बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों के हस्तांतरण के लिए वो भी उत्सुक नहीं थी। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कदम है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ पूरी इंजन टेक्नोलॉजी यानी कि जो कोर टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। साथ ही भारत को इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी देने को तैयार है, यानी कि एक बड़ी खबर, और ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाली है। नेपाल भूटान बॉर्डर ट्राई जंक्शन क्षेत्र के लिए करीबन 13,000 अधिक सैनिक तैनात किए जाएंगे। सरकार ने सशस्त्र सीमा बल या SSB की 1 दर्जन से अधिक नई बटालियनों को मंजूरी दे दी है, जिसमें नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा करने वाले बल के करीबन 13,000 से अधिक कर्मी शामिल होंगे, जो सिक्किम के ट्राई जंक्शन क्षेत्र सहित भूटान से सटे इन मोर्चों पर किलेबंदी करने के लिए रक्षा करेंगे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा बल के लिए एक नए क्षेत्र का निर्माण करने से इनकार कर दिया है, लेकिन SSB को 3 नए क्षेत्रों में एक बनाने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि लगभग 90,000 कर्मियों की अनुमानित शक्ति के साथ सशस्त्र सीमा बल नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर के खुले भारतीय मोर्चे और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करता है। SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने बताया कि 12 नई बटालियनों को आगे 4 वर्षों में प्रत्येक चरण में 3 इकाइयों में उठाया जाएगा। एक बटालियन में 1000 से अधिक कर्मियों की ताकत होती है। SSB के लिए नए बटालियनों और प्रतिष्ठानों को बढ़ाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये नई शक्ति ये सुनिश्चित करेगी कि सीमा सुरक्षा और मजबूत की जाए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना ने अभ्यास रुद्र कवच को अंजाम दिया है। भारतीय सेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र के रूप में एक ताकतवर हथियार मिला है। सेना इसकी सामरिक शक्ति को बार बार परखती रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने
इसी मकसद के तहत सैन्य अभ्यास रुद्र कवच को अंजाम दिया है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि यह अभ्यास लाइट अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र स्क्वाड्रन के साथ किया गया। सेना ने बताया कि इसने एक बार फिर से अपने सभी मापदंडों को पूरा किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के पास अपाचे के बाद रुद्र एक ऐसा घातक अटैक हेलीकॉप्टर है जो अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में भी दुश्मन का काल बनकर टूटता है। पिछले साल लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने इस अटैक हेलीकॉप्टर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस सैन्य अभ्यास में रुद्र ने अपाचे के साथ मिलकर डमी दुश्मनों के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया था। स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र ध्रुव ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का एक उन्नत संस्करण है जिसे कि HAL ने बनाया है। भारतीय सेना मौजूदा वक्त में 50 से ज्यादा रुद्र लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही है। रुद्र वो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में उड़ान भरने के लिए और हमला करने में सक्षम है। इसकी तैनाती लद्दाख में भी की जा चुकी है। रुद्र दुश्मनों पर गोलियां बरसाने के अलावा एंटी टैंक मिसाइलें भी दाग सकता है। इस फाइटर हेलीकॉप्टर में भविष्य में एयर टू एयर मिसाइलें तैनात किए जाने की योजना बन रही है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। भारत सरकार आने वाले कुछ महीनों में USI-STAR अधिग्रहण करने का फैसला करने वाली है, जिसके लिए कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है। अतिरिक्त 4 विमानों के लिए सेंसर तकनीक भी इसमें शामिल है। एरो इंडिया 2021 में I-STAR जेट का एक मॉडल प्रदर्शित किया गया था। I-STAR एक मल्टी INT सॉल्यूशन कैपेबल एक्सप्लोटिंग इमेजेस, साइंट और ट्रैक इन्फो को अपने सेंसर के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी कि अब भारत करीबन 3 बिलियन में I-STAR जो प्रोग्राम है उसको हरी झंडी दे सकती है। फिलीपींस ने भारत के साथ विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल के समझौते के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी कि अब ये फाइनल डील हो चुकी है। मनीला में संपन्न हुआ है ये सौदा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अपना विस्तार कर रहा है। भारत ने दक्षिणी चीनी सागर में चीन की विस्तारवादी योजनाओं को खत्म करने के लिए चीन के दुश्मनों को हथियार प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि फिलीपींस भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला देश होगा। इससे पहले भारत ने मनीला के लिए करीबन $100 मिलियन की रक्षा संबंधी क्रेडिट लाइन का विस्तार किया था। फिलीपींस ने हाल ही में चीन के नए तट रक्षक कानून पर चिंता व्यक्त की थी। यानी भारत ने फिलीपींस की कई रक्षा क्षेत्रों में मदद भी की है, जिसमें खासकर नौसेना के जहाजों का निर्माण करना भी शामिल है। फिलीपींस जो कि फ्रांस की स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदने की योजना बना रहा है और वो भारतीय नौसेना से स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की ट्रेनिंग भी ले रहा है। श्रीलंका ने कहा कि उसने रणनीतिक रूप से अपने महत्वपूर्ण कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका विकास भारत और जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तहत किया जाएगा। श्रीलंका ये परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले इसी बंदरगाह पर इसी तरह की एक त्रिपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत एक टर्मिनल के विकास की योजना निरस्त कर दी थी, लेकिन अब श्रीलंका के अनुसार उन्होंने साउथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए मंजूरी दे दी है। उत्तरी कमान के तहत नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों को इजरायली लाइट मशीन गन यानी कि नेगेव NG-7 की पहली खेप खरीद ली गई है। डिफेंस सोर्सेस ने कहा कि 7.62 × 51 mm LMG में से 6000 जनवरी में देश में सौंप दी गई थी। आपको बता दें कि नई LMG 5.56 × 45 mm इंसास LMG की जगह लेगी, जो कि इंसास असॉल्ट राइफल का डेरिवेटिव है। सेना के द्वारा पिछले साल मार्च में 16,469 इजरायली बंदूकों का आदेश दिया गया था, जब LOC पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया था। सेना अलग से LMG के लिए एक बड़े आदेश को देख रही है, जो मेक इन इंडिया मार्गों के माध्यम से किया जाएगा। नेगेव के कुछ हिस्से भारत से खरीदे जाते हैं और इस कंपनी का अडानी समूह के साथ एक जॉइंट वेंचर भी है। सूत्रों ने कहा कि 10,000 LMG की अगली किस्त इस साल सितंबर या अक्टूबर तक भारत पहुंच जाएगी, जिनकी कीमत करीबन 880 करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि NG-7 का कैलिबर उसके बदले की तुलना में बड़ा है। नेगेव में उच्च घातक गोलाबारी होगी क्योंकि इसमें बेल्ट गोला बारूद की सुविधा है, यानी कि बेल्ट एम्युनिशन फीचर है। नए LMG में पहले की तुलना में फायर रेट भी अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि बार बार मैगजीन्स को भी नहीं बदलना पड़ेगा और ये पिन पॉइंट टारगेट्स के लिए काफी सशक्त है, यानी कि सटीक गोलाबारी कर सकती है। और ये सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप 800 मीटर से अधिक की इसकी रेंज है। ऑटोमेटिक मोड पर NG-7 में प्रति मिनट 700 से अधिक गोलियां दागी जा सकती है। 7.5 किलोग्राम वजनी LMG को वाहन, हेलीकॉप्टर और नौसेना के जहाजों पर भी माउंट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के आखिरी में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब इस सम्मेलन में आर्म फोर्सेस के जवान हिस्सा लेंगे। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को अब तक केवल कमांडर इन चीफ के रैंक के अधिकारी शामिल होते थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बलों के प्रमुखों को संबोधित करेंगे और निकट भविष्य में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को लेकर बातचीत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और नौसेना स्टाफ के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह, एयर स्टाफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और कई कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारी शामिल होंगे।
और इसे गुजरात के केवड़िया शहर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।